हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम उम्मीद करता हूँ कि आपको फार्मूला बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। आपने डिराइव कर लिया एडजॉइंट के बारे में, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। सबसे पहले तो ये सीख लिया कि जब इनवर्स की बात आती है तो क्या रिलेशन है एडजॉइंट के साथ। सिंपल सा एकदम आपकी खोपड़ी में। अब ये जो फॉर्मूलेज हैं ना उतरे हुए हैं, इनकी शॉर्टकट्स की हम पिछली बार बात कर रहे थे, वो हम करेंगे चर्चा। लेकिन ये फॉर्मूला जो कि वेरी फेमस फॉर्मूला है, दैट इज adjoint of A divided by determinant of A is equal to inverse of the matrix A। बिल्कुल आपको समझ में आता है, ठीक है। आपने लास्ट टाइम फॉर्मूला कौन सा डिराइव कर लिया था? ये फॉर्मूला, दिस वन, कि adjoint of A का यदि आप डिटर्मिनेंट निकाल दो तो उसकी वैल्यू आती है डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1, ठीक है। और ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका रियलाइजेशन हमने पिछली बार कर लिया था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और ये क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना देन एडजॉइंट ऑफ। अब इसको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाता था। चलो, आपके दिमाग ने सोचा होगा अरे सर एडजॉइंट निकाल के कर देंगे ना, काहे लोड ले रहे हो। ठीक है, अभी लोड देते हैं हम आपको। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इसको शॉर्टकट तरीके से हम याद करते हैं, इसके लिए विजुअल नोट्स बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इसके विजुअल नोट्स देखने के लिए? चलिए आइए जरा इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भैया हमने क्या सीखा था। आप डिटर्मिनेंट जब पता करोगे एडजॉइंट ऑफ ए का, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पता करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, वेयर n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब इसको बेहतरीन तरीके से याद रखना है जी, ये एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए, और दिमाग में छप जाने के लिए आपको विजुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अब जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं उसको सुनना, विजुअली उसको क्रिएट करना, तो ही हम बोल पाएंगे कि आपने विजुअल नोट्स बना लिए। आपको पता है ना, ऑलरेडी हम मैट्रिक्स को किससे कोड कर चुके हैं? बंदे से। डिटरमिनेंट को किससे कोड कर चुके हैं? बंदी से। अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको सुनिए। एक कॉलेज था, बहुत ही मशहूर कॉलेज, और उस कॉलेज के मशहूरियत के साथ, मशहूरियत थोड़ी वर्ड होता है, चलो, उस मशहूर कॉलेज में दो बहुत ही मशहूर पेयर थे, लड़का लड़की पेयर। एक जो पेयर था ना, वो अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता था, ढेर सारा प्यार था उन दोनों में। कॉलेज में सब कहीं भी है वो दिख जाएंगे और एक अलग ही प्यार का ऑरा निकल रहा है उनसे। और एक दूसरा पेयर है जो दोनों है तो साथ में, लेकिन खूब लड़ रहे झगड़ रहे, जहां देखो वहां चालू हो जा रहे हैं, ठीक है। रेसेस में सब कैंटीन में खाना खा रहे और ये लोग वहीं चालू हो गए, माहौल ही खराब कर देते थे। तो लेकिन थे साथ में, थे ज्वाइन, ये पेयर भी ज्वाइन था, ये एक दूसरे से ज्वाइन थे। तो कॉलेज वालों ने क्या किया, इन दोनों को, होता ही है ना अपने कॉलेजेस में, नाम दे दिए जाते हैं। तो ये जो पेयर है जिनमें ढेर सारी मोहब्बत है, इनके लिए एक लाइन निकल गई, एक लाइन बन गई, और वो ये है, इस केस में, इस वाले केस में, बंदी ज्वाइन बंदा। इधर भी बंदी ने ज्वाइन किया बंदे को, सो बंदी ज्वाइन बंदा, इधर भी बंदी ज्वाइन बंदा। बट लोग कहने लग गए बंदी ज्वाइन बंदा, इस केस में जो है ना, बंदी बंदा पावरफुल, इनका नाम डाल दिया गया बंदी बंदा पावरफुल, और इधर नाम डाल दिया गया बंदी बंदा पावर नील। पावर है नहीं, पावरफुल तो ये लोग हैं, इनकी ढेर सारी इज्जत हो रही है, इनका पावर ही खत्म हो गया। जैसे ही वो दोनों जुड़ते पावर ही खत्म हो गया है। आपने ये लाइन याद कर ली है, ये विजुअल मेरी सुन ली है आपने, तो आपने ये फॉर्मूला हमेशा हमेशा के लिए आपकी खोपड़ी में क्या कर लिया? फिट कर लिया। क्या मैं बोला था, मैंने क्या लाइन बोली थी, ध्यान से सुनना, उस पर मैं ये फॉर्मूला क्रिएट करके दे दूंगा। अब क्या होगा, यदि विजुअल नोट्स बना लोगे ना, तो अब आपको ये फॉर्मूला कभी भूल भी जाओगे तो आपका दिमाग खुद निकाल के देगा आपको। बिकॉज ये विजुअल नोट्स जो बनाते हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा टाइम तक रखता है। और ये कॉलेज की स्टोरी ऊपर से मैंने छाप दी तो याद तो रहेगा ना। हाँ चलो, मैं क्या बोला, ध्यान से सुनना। दो केस दिए मैंने आपको। मैंने बोला कि बंदी ज्वाइन बंदा, ये बोला ना। और दूसरा भी केस था, उसमें भी यही कहानी थी कि बंदी ज्वाइन बंदा, बंदी ज्वाइन बंदा। ये दो केस है साहब, ठीक है, बड़े मशहूर है ये,
है ना, ये पेयर को मैंने नाम दिया बंदी ज्वाइन बंदा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों केस में बंदियों ने बंदे को ज्वाइन किया। इस केस में ये प्यार मोहब्बत वाला पेयर है, इसको क्या बोल रहे लोग? बंदी बंदा पावरफुल। क्या बोल रहे? बंदी बंदा पावरफुल, इसको बोल रहे लोग। बड़ा मजा आएगा। आप सोच रहे होंगे सर कैसे बनाते हो? ये बना लेते हैं भाई, थोड़ा विचित्र तरीके से चीज़ों को याद रखने के लिए बनाना पड़ता है। और इस पेयर को लोगों ने नाम दिया बंदी बंदा पावरफुल। नाम नहीं दिया इसे, इसको नाम दिया पावर नील। क्या नाम दिया जी? पावर नील। अब ये दोनों स्टेटमेंट आप भूलेंगे? नहीं भूलेंगे, मत भूलिएगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट नहीं भूल रहे हैं आप, ये तो आपने फॉर्मूले याद कर लिए। कैसे? बंदी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट। ज्वाइन, मैट्रिक्स में ज्वाइन का मतलब ही है एडजॉइंट। एडजॉइंट में ज्वाइंट है ना, तो एडजॉइंट, सो दिस इज नथिंग बट एडजॉइंट। बंदी ज्वाइन बंदा, बंदा कौन है आपका? मैट्रिक्स, तो ये ले लिया आपने मैट्रिक्स ए। ओ भाई सर आपने सब कुछ बना दिया। हाँ मैंने बना दिया, याद रहना चाहिए, फॉर्मूला बहुत ही कीमती है। बंदी ज्वाइन बंदा, सो ये बंदी मतलब डिटर्मिनेंट, ज्वाइन मतलब एडजॉइंट, बंदा मतलब ए, इज इक्वल टू बंदी बंदा पावरफुल। क्या? बंदी, सो बंदी माने डिटर्मिनेंट, उसके अंदर आ गया आपका बंदा, बंदा माने ये मैट्रिक्स, इसकी पावर, पावर, और ये पावरफुल है, पावरफुल है। तो ये इससे तो हम यहां से फुल से तो नहीं निकाल पा रहे, ये स्टेटमेंट काम करेगा। और वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बंदी बंदा पावरफुल। तो पावर इसकी नील है ना, नील, NIL, बस ये आई यहां पर लिटा दो आप, NIL हो गया फॉर्मूला। ये कॉमेडी है, आपको याद रह जाए इसलिए, ठीक है ना, थोड़ा आपको एज मिल जाएगी बेटा। अब देखो सर फॉर्मूला तो आपने सिखा दिया, मजा भी आ गया, हमें याद भी रहेगा सर, ये बिल्कुल याद रहेगा। अब देखो बेटा आगे हम बढ़ते हैं। अब हमसे कभी ये पूछ लिया जाए कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और उसका डिटर्मिनेंट पूछ लिया जाए, तो अब क्या भाई, ये तो और मतलब खतरनाक हो गया। ऐसे यदि क्वेश्चन पूछ ले तो, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, हम करेंगे। देखो हमारे पास लास्ट टाइम क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, उसकी वैल्यू क्या थी जो आपको दिख रही है। तो अब इस एडजॉइंट में ए का पूरा जगह कौन ले लिया? ये एडजॉइंट ए समझिए। एडजॉइंट ए की वैल्यू थी ए की पावर, बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसकी पावर n-1, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये डिटर्मिनेंट, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट में हो गया। अब ए की जगह ये है ना भाई, ये पूरा जो कहानी है ये ए की जगह है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का डिटर्मिनेंट और उसकी पावर n-1, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब देखो यहां ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है अगेन, ये एडजॉइंट ए सर, इसकी वैल्यू भी पता है हमें, और इसकी वैल्यू क्या है आप खुद देखें सर, इसकी वैल्यू है मोड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और इसकी ऑल पावर n-1 है ही, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ओ भाई ये है फॉर्मूला। जी हाँ, कुछ नहीं करना। सिमिलरली एग्जामिनेशन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूछ लेंगे आपसे, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ लेंगे। तो कुछ नहीं बेटा, 3 बार यदि आ रहा है ना, तो इसी डिटर्मिनेंट की पावर n-1 और ये 3 हो जाएगी। दिस इज माई कहानी, है ना। अब ये क्वेश्चन ले रहा हूं उसके बेसिस पे, लेकिन इन तीनों को बाय कंपैरिजन आप अब याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लेंगे। पहला हमारे पास था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वेट अ मिनट, एडजॉइंट को हम लिखते हैं ऐसे, एडजॉइंट ऑफ ए,
इसका डिटर्मिनेंट और इसकी वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। जब आप 2 बार एडजॉइंट ले रहे हो तो वो हो गया एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इसी a की पावर n-1 का स्क्वायर। यहाँ 2 बार तो पावर डबल, पावर होगी डबल। यहाँ पे अब आप ले रहे हो एडजॉइंट ऑफ a लाइक दिस, इसका डिटर्मिनेंट तो सिंपल आप लिखेंगे a टू द पावर n-3, n-1 की पावर 3, n-1 की पावर 3। समझ रहे, बात समझ रहे? ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, फिर देखिए जरा उस क्वेश्चन का महत्व समझिएगा कि हाँ वो कितना महत्वपूर्ण है वो क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन आ गया साहब, अब ये क्वेश्चन आ गया और हमसे पूछ रहा है कि a दे दिया हमें, देन एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ओ भाई कैसे निकालेंगे इसका एडजॉइंट फिर उसका एडजॉइंट फिर उसका एडजॉइंट, नानी याद आ जाएगी, लेकिन हमें तो फॉर्मूला याद है ना कि सर ये 3 बार आ गया तो इसका फॉर्मूला जो है दैट इज डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का क्यूब। दिस इज फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट याद है मुझे सर, मुझे पहला वाला फॉर्मूला आपने याद करवा दिया, बंदी जोइन बंदा, तो लोग बोलने लगे बंदी बंदा पावर निल। ठीक है, ओके। तो अब यहां से सिर्फ आपके पास इतना बचा कि आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे बॉस। चलिए करते हैं, मैं एक्सपांड कर देता हूं इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में, ये छिपाया, सो दिस इज 0 -4 माइनस मुझे 2 लिखना है, 2 के लिए ये गया और ये गया, सो 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8, बाकी 0 वाला तो कंसिडर करना नहीं है। सो दिस इज नथिंग बट -4 -2 गुना -5, एम आई राइट? यस। सो ये हो जाएगा -4 माइनस प्लस 10, सो दिस इज इक्वल टू 6। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 6। नाउ दे आर आस्किंग फॉर दिस, सो ये आया 6 की पावर n की वैल्यू कितनी बेटा, ये 3/3 का है, सो n की वैल्यू है 3, सो 3 - 1 की पावर 3, सो हियर इट इज 6 की पावर 2 की पावर 3, एम आई राइट? यानी कि 6 की पावर 8 इज माई आंसर। समझ में आई बात? इतने पापड़ बेल के ही आएगा सर, हमें ये याद रह गए। ओके, अब हम आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट, अब ये कॉन्जुगेट तो हमने बहुत लंबे समय से सुना है, बहुत लंबे समय से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं सर, कॉन्जुगेट का मतलब हमें पता ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर a + jb लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका यदि कॉन्जुगेट आपको पता करना है, क्या इसका कॉन्जुगेट आपको पता करना है सर, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है सर, वो ये होता है कि जहाँ जहाँ j है ना उसको -j कर देना है, तो इसका कॉन्जुगेट होता है a - jb। समझ में आई बात? सो दिस इज कॉन्जुगेट। अच्छा, तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, इफ ए मैट्रिक्स A इज aij इज मैट्रिक्स, ठीक है, m × n ये कुछ भी हो सकता है, ये इसका जो ऑर्डर है, लेट्स टेक इट m × n, और आप इससे बना रहे हो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट के लिए मैं इस बार का यूज़ करूँगा, और कॉन्जुगेट का मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ जहाँ i है, सॉरी जहाँ जहाँ एलिमेंट है उनका कॉन्जुगेट कर दिया जाए, दैट इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट कर दिया जाए मतलब आपको समझ में आई है कि क्या कर दिया जाए। चलो मैं ले लेता हूँ a = आपके लिए बना रहा हूँ 2 + 3i, दिस इज 2, यहाँ पे मैं i लिख लेता हूँ और ये 1 + i लिख लेता हूँ। Now you are looking for conjugate,
ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार से बेटा, और कॉन्जुगेट के लिए क्या, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट कर दो। सो 2 + 3i क्या हो जाएगा बेटा, 2 - 3i, ये i क्या हो जाएगा -i, 2 क्या हो जाएगा, 2 इज ए रियल नंबर, तो 2 का कुछ बिगड़ना है क्या, बिल्कुल भी नहीं। 1 + i बन जाएगा 1 - i, तो ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कहीं पे लिखा हो कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो क्या करना है भाई, यही करना है सर, जहां i है वहां -i कर देंगे। ओके, अब मान लो आपके पास ये A एक रियल मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए, A जो है इज अ रियल मैट्रिक्स। रियल मैट्रिक्स का मतलब इसमें सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे रियल नंबर है, देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट। सपोज ये इमेजिनरी नाम की चीज ही नहीं है, उस केस में इफ A इज रियल मैट्रिक्स देन उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो हो गया, उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स और वो दोनों सेम होंगे, देन कॉन्जुगेट ऑफ A इज वही जो मैट्रिक्स है वही। फॉर एग्जाम्पल A एक मैट्रिक्स लिया और वो ले लिया मैं 2 3 4 5। चलिए अब आप इसका फाइंड कीजिए कॉन्जुगेट। सो भाई जहाँ i है वहाँ -i कर देना है, तो यहाँ i है ही नहीं, सो दिस इज 2 3 4 5, तो जो था वही आ गया। तो ये मैंने जो लिख दिया तो क्या गलत किया भैया, कुछ भी गलत नहीं किया ना, छोटी छोटी बेसिक चीजें आनी चाहिए आपको। 19 में 19 नंबर 18 नंबर हो गया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमें काम में भी आएगी। तो ये कहां से आ गया भाई, इसको भगाओ यहां से। 19 लिखिए, जो हम बोले 19 इज नथिंग बट, ओके 19 नंबर पे हमने लिखा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मतलब क्या, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये बोल रहा है कि यदि मेरे पास एक मैट्रिक्स हो A, तो इस मैट्रिक्स का सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोज कर दूं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए ना मुझे, तो इसका ट्रांसपोज मैंने कर दिया, ये लीजिए। अब इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दूं, मतलब अब क्या कर दूं, इसका कॉन्जुगेट, मतलब अब इसकी कॉन्जुगेट के लिए हम ऐसा यूज करते हैं ना, ऐसा कर दूं, या फिर आपने तो क्या किया, ट्रांसपोज को कॉन्जुगेट किया है आपने A ट्रांसपोज जो है ना इसको कॉन्जुगेट किया है, मतलब इसकी पावर में चढ़ा दिया ये, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं A स्टार। सो A स्टार का मतलब ये हो गया कि आप ट्रांसपोज करिए और उसके बाद बार चढ़ा दीजिए, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट क्या, इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि यदि आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर दो उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लो तो वो भी इसके बराबर आएगा। अरे वाह, कमाल हो गया सर जी, कमाल तो होंगे ना भाई, कमाल नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई, हैं जी, धमाल होंगे। वो धमाल तो आप करोगे एग्जामिनेशन में, बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को खोपड़ी में बिठा के जाओगे, दूसरों से एज ले लोगे, तो धमाल तो आप करोगे, कमाल मैं करूंगा भाई कंटेंट देने में। चलिए तो मिल बैठेंगे दो यार, आप और हम, और बना देंगे बेहतरीन रैंक। ओके चलिए A स्टार से डिनोट करते हैं इसे, और क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मान लो आप वो वाले फॉर्म में भी यदि इसे लिखना चाहें AIJ वाले फॉर्म में, तो एक मैट्रिक्स जिसका आपको ये करना है, बोले तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्चुअली उसका ट्रांसपोज कर रहे हो, मतलब JI कर रहे हो और उसका कॉन्जुगेट ले दे रहे हो, दिस इज इक्वल टू दिस। समझ गए ना बात। ओके, फिलहाल हमें ये चेक करना है। चलो एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं A, और A इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2 + 3i 4 + 2i, यहाँ पे ले लेता हूं मैं 3 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या बोला, सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज ले लो जी, इसका ट्रांसपोज ले लो। चलिए मैं ये ट्रांसपोज ले लिया,
इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। मेरे पास ये रो है, इसको कॉलम बना देता हूँ। सो 2 + 3i यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 3 बेटा, और ये 2 यहाँ पहुँच गया और ये हो गया 4 + 2i। किसी को कोई आपत्ति? बिल्कुल भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर दिया, इसको लेने के बाद इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले दिया भाई, कॉन्जुगेट कर दिया। सो कॉन्जुगेट करने के लिए अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ i है वहाँ -i कर दोगे। सो 2 - 3i, ये 2 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, और ये हो जाएगा 4 - 2i। तो ये मैं बोला कि दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरा तरीका क्या बोलता है, इसको हम परफॉर्म करते हैं। हम इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। चलिए इसका कॉन्जुगेट निकालते हैं जरा, तो देखिए जरा कॉन्जुगेट क्या आ रहा है। 2 + 3i बन जाएगा 2 - 3i, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 4 - 2i। ये हो गया साहब, ठीक है। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यानी कि एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ये रो को कॉलम बना दो। तो चलिए कॉलम बनाते हैं। सो 2 - 3i, ये 3 यहाँ आ गया, दिस इज नथिंग बट 2, एंड 4 - 2i। तो बड़े आराम से और प्यार से देखो, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हुए या नहीं हुए बताइए ज़रा। ये और ये एक दूसरे के बराबर हो गए। तो एक दूसरे के बराबर हो गए मतलब जो हमने लिखा वो एकदम फुलफिल है साहब, कि ऐसा कर लो चाहे ऐसा कर लो, कॉन्जुगेट ट्रांसफॉर्म क्लियर है। कोनो परेशानी है आपको? कैमरे पे सब प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है, एकदम सटीक, शानदार। ओके, अब बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स में हम जाने वाले हैं, दैट इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यकीन मानिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं भाई। गेट बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, इसलिए बोलना पड़ रहा है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। तो 20 नंबर देंगे हम उसको और लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, सिमेट्रिक क्या होता है? आप ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे, और आपको यदि मैं बीच से काट दूं तो आपका इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा दोनों एक जैसे रहेंगे। दिस इज नथिंग बट सिमेट्रिक, है कि नहीं? अब जैसे कि मान लो अल्फ़ाबेट में आपके पास x लिखा हो, एप्टीट्यूड में भी पढ़ने वाले हो, और इसको यदि बीच से मैं काट दूं यहाँ से, तो इधर का हिस्सा बराबर इधर का हिस्सा, तो इसको क्या बोलूँगा कि ये इस पॉइंट के या एक्सिस, इसका यदि ये एक्सिस मान लो, इसके अक्रॉस ये सिमेट्रिक है कि नहीं? सिमिलरली यदि आपके पास y लिखा हो, तो y को यदि आप ऐसे बीच से उड़ा दो तो क्या इधर का हिस्सा इधर के हिस्से के बराबर है? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमिलरली आपके पास यदि O लिखा है तो O तो बेचारा इस ऐसे एक्सिस के भी प्रति रिस्पेक्ट में भी सिमेट्रिक है, और यदि ऐसा भी कर दो तो भी सिमेट्रिक है, और ये भाई साहब भी ऐसा भी कर दो तो सिमेट्रिक है। फुल ऑन सिमेट्रिसिटी। खैर, आपको समझ में आ गया। अब हम इस सिमेट्रिसिटी को एक्चुअली आप मैट्रिक्स में देखना चाह रहे हो ना, तो मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो, कोई सा भी मैट्रिक्स हुआ बेटा, मैट्रिक्स में उसका मेन डायगोनल जो होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 2, 3 और 4, दिस इज माई मेन डायगोनल। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी मैट्रिक्स की सिमेट्रिसिटी देखी जाएगी तो उसके सबसे मेन प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी। यही सब कुछ है, ध्यान रखिएगा, है ना? तो इसके परपेंडिकुलर सारे एलिमेंट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट पोजीशन क्या है भाई? नेक्स्ट पोजीशन एलिमेंट की ये है यहाँ पे, और एक है यहाँ पे। देखो परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये 1 है और ये 1 है, सिमेट्रिसिटी फॉलो कर रहे हैं। इसके जितना ना उधर, इसके उतना इधर, सिमेट्रिसिटी हो जाएगी। ठीक है, अगला एलिमेंट यहाँ है भाई, कहाँ पे? एक एलिमेंट यहाँ आएगा, तो ये परपेंडिकुलर उसके एलिमेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूं भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी 7 लिख दे रहा हूँ। अब देखो ये जो मैट्रिक्स क्रिएट हो रहा है ना, ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में
सिमेट्रिक है। प्रिंसिपल डायगोनल पे आप यदि यहाँ खड़े हो जाओगे तो इधर भी आपको 1 दिख रहा है, इधर भी 1 दिख रहा है, यहाँ से इधर 7 दिख रहा है, इधर भी 7 दिख रहा है, और एक लास्ट पोजीशन बची, और वो लास्ट पोजीशन यहाँ की बची है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख लो, दिस इज नो और दिस इज नो, 9। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के परपेंडिकुलर जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हैं तो सिमेट्रिक कहलाएगा। और यदि ऐसा है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहां से जनरेट हुई कि इफ दिस इज ए, मैंने मान लिया दिस इज ए, और मैं बोल रहा कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि प्रिंसिपल डायगोनल के परपेंडिकुलर एलिमेंट्स इक्वल टू ईच अदर हैं। अब क्या इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी जनरेट होके आएगी। चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। 217 रो है तो 217 आप कॉलम बना दीजिए। 139 आपकी रो है तो 139 आपका कॉलम बना दीजिए। 794 आपकी रो है तो 794 आपका कॉलम बना दीजिए। अब देखिए जरा, ये और ये बराबर निकले। 217 217, 139 139, 794 एकदम डिक्टो कॉपी पेस्ट निकले। तो कॉपी पेस्ट ये तब निकलेंगे जब ये भाई साहब सिमेट्रिक होंगे। तो कोई सा भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है उसकी कंडीशन क्या हो गई भैया, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वो हो गई, यदि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि A जो है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर निकला, जो कि निकल रहा है, तो ये भाई साहब को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। A विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप बताइए मुझे, प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है भाई, रेक्टेंगल मैट्रिक्स में डायगोनल को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये एक प्रकार का स्क्वायर मैट्रिक्स ही हुआ ना। तो आप डेफिनेशन में देखते हो कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू, उसी के बराबर होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ साहब, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है आपको, बहुत बढ़िया, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए बात को? अच्छा, अब यहां से हम वो वाले फॉर्म में देखते हैं कि A एक मैट्रिक्स हुआ और वो मैट्रिक्स ले लेते हैं हम AIJ। ऑब्वियस ही बात है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, n क्रॉस n का होगा। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज में क्या होता है, IJ चेंज हो जाते हैं, तो AJI हो जाएंगे, लाइक दिस हो जाएगा ये, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब AIJ इज इक्वल टू AJI। ठीक है, अब यहां से देखो जरा, बाय दिस फॉर्मूला, अब देखो AIJ, इसका AIJ उसके AJI के बराबर। तो यहां पे यदि इसका इसका ले लो आप A12 ले लो, तो वो उसके A21 के बराबर होना चाहिए। पहले का A12 दूसरे के A21 के बराबर होना चाहिए। तो पहले का A12 कौन है, ये है ना A12, दूसरे के A21 के बराबर रहना चाहिए। तो ये दूसरे का है A21, तो देखो ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे A13 उसके A31 के बराबर है। उसके बाद आप देखोगे A23 इसके A32 के बराबर है। यही तो यहाँ से फुलफिल हो रहा है कि A12 बराबर A21, यहाँ पे A21 लिखोगे, सो ये आपने A12 लिख लिया है। अब आप A13 लिखोगे तो वो वहाँ के A31 के बराबर होगा। आप A23 लिखोगे तो वो A32 के बराबर रहेगा। तो ये तो फुलफिल हो रहा है ना, यही तो है, यही तो कहानी है जी। समझिए ध्यान से, सॉरी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। हाँ, ओके। अब इसका A11 मान लो सेम वाला देखते हैं कि A11
उसके A11 के बराबर होने चाहिए। मतलब जो इसका A11 है उसका भी A11 वही होना चाहिए। ठीक है भाई। A22 उसके भी A22 के बराबर होने चाहिए। तो जो 3 यहाँ है 3 सेम टू सेम यहाँ दिख रहा है आपको। A33 इज इक्वल टू A33। बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट है। कोई दिक्कत है आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, आपने फील कर लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है सर। अब यहां से 2-3 चीजें आप देख के चलो। क्या कि इफ A एंड B आर सिमेट्रिक, if A and B are symmetric, then नंबर 1 A प्लस माइनस B कुछ भी कर दो, ये भी सिमेट्रिक होंगे। कर लो आप चाहो तो, समझ रहे बात को। यदि A और B सिमेट्रिक हैं तो उनका समेशन भी सिमेट्रिक होगा, उनका सब्ट्रैक्शन भी सिमेट्रिक होगा। करके देख लोगे क्या? नहीं देख पाएंगे सर, आप ही करके दिखा दो। चलो ठीक है, ये लिया मैंने 1 2, ये लिया 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल है। इसमें एक और सिमेट्रिक जोड़ दे रहा हूं मैं, 0 1 3 3। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है सर, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट बराबर होने चाहिए। इन दोनों का समेशन करता हूं, तो इन दोनों का समेशन करता हूं, 1 0 में जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 और 3 बटा 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 और ये 3 हो जाएगा। तो अब जरा इसको भी देखो आप कि ये रहा डायगोनल एलिमेंट और उसके परपेंडिकुलर एलिमेंट सेम है। ये डायगोनल उसके परपेंडिकुलर सेम है, डायगोनल परपेंडिकुलर सेम है, तो ये भी सिमेट्रिक हो गया। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल। अब अगली क्लास में मिलूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले आप क्या करके लेके आएंगे कि इफ A एंड B, ध्यान से सुनिए, ये देखो गेट यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, उसको कोई मतलब नहीं, उसको पता है कि आपको डेफिनेशन पता है, लेकिन वो आपसे ये पूछना चाहता है क्या आपको पता है इफ A एंड B आर सिमेट्रिक, A एंड B आर सिमेट्रिक, then AB and BA आर, बताइए सिमेट्रिक है या नहीं है? बताइए जरा, बस यही आपका होमवर्क है बेटा। आपको बताना है इफ एंड बी आर सिमेट्रिक, देन क्या उनका गुणा सिमेट्रिक होगा या नहीं। अगली क्लास में मिलूंगा। बाय बाय।